हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम दृष्टि में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज निबंध का पेपर हुआ। यूपीएससी सीएसई यानी आईएएस की परीक्षा में आज जो निबंध का पेपर हुआ उस संदर्भ में आपसे बात करनी है। निबंध किन किन टॉपिक्स पर पूछे गए, निबंध का पेपर कितने नंबर का होता है, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स आए हैं और साथ साथ में आखिर कितने निबंध आपको लिखने होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात हम करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि निबंध का जो पेपर है वो 250 अंकों का होता है, यानी 250 मार्क्स का निबंध का पेपर होता है। उसमें से आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। हर निबंध के लिए 125 अंक दिए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सेक्शन ए है और इसमें ये 4 निबंध लिखे हुए हैं। इन चारों निबंधों के टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक आपको चुनना है और उस पर आपको निबंध लिखना है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये दूसरा खंड बी है या सेक्शन बी है, जिसमें आपको 4 निबंध दिए गए हैं। उनमें से एक कोई निबंध आपको चुनना है और उसको लिखना है। इसमें यदि हम इनके डायरेक्शंस को पढ़ते हैं तो लिखा है कि निम्नलिखित खंड ए और बी प्रत्येक से एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखिए और जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होंगे। यानी कि शब्द सीमा भी यहां पे प्रॉपर तरीके से लिखी होती है कि आपके आखिर कितना बड़ा निबंध लिखना है। तो 1000 से 1200 शब्द का तात्पर्य लगभग ये हो गया, यदि आपकी बहुत छोटी राइटिंग है तो लगभग 8 से 10 पेज, और यदि आपकी ठीक स्टैंडर्ड राइटिंग है तो लगभग 10 से 12 पेज आपको निबंध लिखने हैं एक टॉपिक पर। और फिर इसी तरीके से दूसरा निबंध भी, यानी कि लगभग आपको 25 पेज दोनों निबंध मिलाकर के लिखने होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई। इसके लिए जो समय सीमा होती है वो 3 घंटे की होती है। 3 घंटे में आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। अब हम टॉपिक्स पे आते हैं कि आखिर इस बार किस तरीके के निबंध पूछे गए। सो देखिए, पहला आप देखेंगे इस सेक्शन में बहुत शानदार तरीके से निबंध पूछे गए और किस तरीके से आपको इनको अलग अलग चीजों से जोड़ सकते हैं उस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। चिंतन एक तरह का खेल है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या बोला है, चिंतन एक तरह का खेल है, तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक विरोधी पक्ष ना हो। अब ये इथिक्स की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ फिलॉसफी की बात हो रही है। कह रहा कि देखो, जब चिंतन तभी करेंगे हम, चिंतन तभी होगा जब हमारा कोई विरोधी पक्ष होगा। आपने सामान्य तौर पे देखा होगा, यदि हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है तो आपको भी किसी से कुछ मतलब होता नहीं है। लेकिन जब आपकी लाइफ में कोई रुकावट आती है या कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ भी इस तरीके से नया होता है, कुछ बदलाव होता है, एक विरोधी पक्ष आ जाता है, तो आप तुरंत तैयार हो जाते हैं सोचने के लिए कि आखिर इस परिस्थिति में क्या करना है। गरीबी की स्थिति में हम क्या करेंगे। गरीबी है इसलिए गरीबी के बारे में सोचना है, गरीबी को मिटाने के बारे में सोचना है। भुखमरी है तो भुखमरी को मिटाने के बारे में सोचना है। हम चिंतन कर रहे हैं जब हमारा कोई एक विरोधी पक्ष है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली थीसिस और एंटीथीसिस का, है ना। एक विचार आएगा, विचार में कुछ त्रुटि होगी, त्रुटि को हम सुधारने के लिए फिर से सुधार करेंगे और फिर एक नया विचार आएगा। आइडिया का रिक्रिएशन होगा जब उसमें कुछ नई चीजों को हम शामिल करेंगे। पहला, है ना, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस लिखे जाते हैं। फिलोसॉफिकल निबंध है, आप लिख सकते थे। दूसरा निबंध है, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। यह भी एक फिलोसफी, साइकोलॉजी, इन सब से जुड़ा हुआ मेलजोल करके ये टॉपिक बना हुआ है ना, कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं। आप दूर का कब सोचते हो, तो ये बोला दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। वो बात सही है कि आप समझो, यदि हमारे पास तर्क नहीं और हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में मैं आईएएस बन जाऊंगा, ऐसे कैसे बन जाओगे। आप आईएएस बन जाओगे, बिल्कुल बात है, लेकिन आपके पास 2 चीजें होना जरूरी है, अंतर्ज्ञान होना जरूरी है और फिर तर्क होना जरूरी है। यदि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है, सही तरीके से आप पढ़ रहे हो, आपका सही गाइडेंस है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अंतर्ज्ञान है और साथ साथ में आपने निर्णय लिया, दूरदर्शी निर्णय लिया। हमने जब भारत आजाद हुआ उसके बाद हमने कुछ निर्णय लिए, हमने अपने देश को बनाने के लिए कुछ निर्णय लिए। वो इन दोनों का समागम था, दोनों को हमने इंटरसेक्ट किया, दोनों को हम कह सकते हैं परस्पर एक दूसरे से मेल खा रहा था। जिन जगह पे मेल नहीं खा रहा था उस जगह पे हम अलग हो गए, उस जगह पे उस तरीके की हमारी प्रोग्रेस नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए। मल्टीपल डायमेंशन लिखी जा सकती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स लिखी जा सकती हैं, इसमें सरकार के विजन लिखे जा सकते हैं, और स्वतंत्र भारत के बाद से चीजों को लिखा जा सकता है, स्वतंत्रता आंदोलन की चीजों को लिखा जा सकता है। इसमें बहुत सारा कंटेंट है इसमें लिखने के लिए, आराम से आप इसके बहुत सारे डायमेंशंस लिख सकते हो।
तीसरे टॉपिक को देखते हैं हम, चूंकि टॉपिक देखना आज हमारा उद्देश्य है इसमें, बाकी कभी निबंध भी लिखेंगे एक एक करके। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, है ना। तो ये बहुत शानदार निबंध था, इस निबंध को लिख सकते हो। यदि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ोगे ना तो इसमें एक डेविएंट का कॉन्सेप्ट आता है कि जो अपने पथ से, अपने रास्ते से, अपने जो सामान्य रास्ता जो पूरा समाज जी रहा होता है उससे भटक जाते हैं तो वो डेविएंट कहलाते हैं। ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आपको मैं पढ़ाऊंगा। सो ये कह रहे हैं सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। ये बात सही है। आप सोच के देखो, एक व्यक्ति ने सोचा, चाय वाले व्यक्ति ने सोचा कि मैं राजनीति में जाऊंगा। आम लोगों ने खिल्लियां उड़ाई होंगी, शुरुआत में मजाक उड़ाया होगा, लेकिन आज वो भारत का प्रधानमंत्री है। भटकना मतलब क्या है? एक सामान्य स्थिति से आप अलग कोई डिसीजन ले रहे हो। भारत ने भी डिसाइड किया कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाएंगे, हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के तौर पे हम आगे बढ़ेंगे। हमने प्रूफ करके दिखा दिया। हमने अपने देश को लेकर के बड़े बड़े निर्णय लिए, दुनिया में जो नए निर्णय लिए वो हमने लिए। हम अपने देश में लोकतंत्र को हमने जारी रखा। हम डेविएंट थे, हम अलग थे, लेकिन हमने अपनी पहचान नहीं खोई। बहुत सारे संत महात्मा ऐसे होते हैं। भगवान बुद्ध को समझिए, भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं? अपना परिवार छोड़ दे रहे हैं, घर छोड़ दे रहे हैं। कितने डायमेंशंस लिखे जा सकते थे इस पे। भगवान बुद्ध अपना परिवार छोड़ दे रहे हैं, घर छोड़ दे रहे हैं, इतनी दौलत छोड़ दे रहे हैं, राजा थे, इतनी बड़ी दौलत छोड़ दे रहे हैं, लेकिन एक नई पहचान बना लेते हैं। तो क्या हो रही बात? सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, गुमनाम नहीं है वो, उनका उन्होंने बड़ा नाम कर दिया। आज तुम्हारी समाज के लोग भी तुमसे कहते हैं कि क्या तुम आईएएस बनोगे, लेकिन तुमने अपना रास्ता चुना है आईएएस बनने का। तुम भटके हुए हो उनकी नजरों में, लेकिन तुम गुमनाम नहीं होगे यदि तुमने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया तो। बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में देखें, वो महिलाएं जो समाज से अलग निकल के आ गई, समाज का विरोध करके अपने अधिकारों को लड़कर आ गई बाहर, उन्होंने अपना नाम बनाया इस दुनिया में, इस देश में। सभी भटकने वाले क्या है? गुमनाम नहीं होते। बहुत सारी चीजें लिख सकते हो इसमें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल्स, हर एक फील्ड से। चाहे विज्ञान की दिशा से देखो, चाहे आप आध्यात्म में देख लो, चाहे आप राजनीति में देख लो, चाहे आप संस्कृति में देख लो, अलग अलग जगह पे आप देखोगे तो इसके लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा। कितना शानदार निबंध होता, आप लिख सकते थे इस टॉपिक पे, बहुत सारी डायमेंशंस लिखी जा सकती थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है ना। रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग फ्रॉम द एफर्ट्स टू लुक द मैजिकल इन द जो है मंडेन, है ना। तो आप समझो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो जो लौकिकता है, लौकिकता में जब चमत्कार ढूंढते हैं आप, तो आपके दिमाग में रचनात्मकता आती है। रचनात्मकता की प्रेरणा कहां से निकल रही है? लौकिकता से निकल रही है। जब आप मल्टीपल डायमेंशंस में सोचते हो तो आप निबंध लिख सकते हो। निबंधों के लिए यही जरूरी है। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपको बहुत क्रिटिकल लगते थे, जैसे इस सेगमेंट में से आपको कौन सा लिखना था, बड़े आसान से आप तीसरा वाला, जिस भी लड़के की कॉपी है उसने सही निबंध चुना, यदि सही डायरेक्शन में लिखा होगा बहुत अच्छा नंबर मिलेगा इसमें, है ना। तो जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जो टॉपिक आपको अच्छे समझ में आए उसमें बेस्ट लिख के आ जाओ। हम सेकंड खंड में चलते हैं, खंड बी में चलते हैं। इसमें भी 4 निबंध हैं और पहली बार यूपीएससी ने निबंध में लड़कों के दर्द को भी समझा है। इस बार आप देखोगे, पहला निबंध पढ़ोगे तो आपको लड़कों का दर्द झलक जाएगा, क्योंकि हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात हो रही, हर जगह महिला सशक्तिकरण की बात हो रही, लेकिन यहां देखोगे, आज इस निबंध में देखोगे तो आपको थोड़ा सा यह भी दिख जाएगा कि आखिर लड़कों का भी कुछ दर्द है। यूपीएससी ने वो समझा। कहता है कि पहला निबंध कहता है कि लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल सच्चाई है। सोच के देखो, महिलाओं को 4 दीवारों में जकड़ा गया अभी तक, उनको बाहर निकलने का मौका नहीं, पढ़ाई का मौका नहीं, उनको आर्थिक जो है स्वतंत्रता नहीं, उनको राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, किसी तरीके का बंधन, इतने ज्यादा बंधन उन पे लगा दिए गए कि वो अपने सशक्तिकरण की भीख मांगती रही एक तरीके से। और एक समय ऐसा आया कि वो भी छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उसको अपना नियति मान लिया। इतनी बंदिशें लगा रखी हैं। आप सबने भी, आप अपने परिवार में, अपनी समाज में देखा होगा कि लड़कियों को लिए कितनी बंदिशें हैं,
किसी लड़की ने बीए कर लिया तो मान लिया जाता है अब शादी करा दो उसकी, उसके आगे का कैरियर बंद। उसके बाद आप इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, मल्टीपल एग्जाम्पल्स लिख सकते हो लड़कियों को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, कि किस तरह अलग अलग क्षेत्र में बंदिशें होने की वजह से महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही। समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ विषय, इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ विषय, सोशल इश्यूज का जुड़ा हुआ विषय है। बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते थे। एग्जाम्पल्स मल्टीपल थे। लड़कियों के लिए तो आपके पास मल्टीपल एग्जाम्पल होंगे। अब सवाल उठता है कि लड़कों के लिए क्या था सर? इसमें लिखा है कि लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं। समाज की यह सच्चाई है। देखो समाज की सच्चाई क्या है? हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, और पितृसत्तात्मक समाज में परिवार चलाने की जिम्मेदारी पुरुष की है। जब पुरुष की है तो चाहे वो कुछ भी करे, उसको घर चलाना ही है। परिवार का हर एक व्यक्ति उससे उम्मीद कर रहा है, छोटे बच्चे से लेकर उसकी वाइफ, सब लोग उससे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा परिवार आने वाले समय में एक बड़ा परिवार यानी कि समृद्ध परिवार हो जाएगा, पैसे होंगे, धन दौलत होगी, सब कुछ होगी। ये अपेक्षाएं कर रही है पूरी परिवार। ये अपेक्षाएं कौन कर रहा है? पूरा परिवार कर रहा है, एक लड़के से, एक परिवार, एक पुरुष से। आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज देखी हुई है, 3 इडियट मूवीज को देखो, कई सारी मूवीज ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है ना, कि किस तरीके से सोशल प्रेशर है लड़कों पे, किस तरीके से सोशल प्रेशर है। इसके बाद आप अलग अलग जगह पे इन पे देखो चीजें, कि लड़कों के साथ कितना ज्यादती हो रही है, कितनी जो है उनके साथ शोषण हो रहा है अलग अलग जगह पे। इन अपेक्षाओं की वजह से आपको मैं बता दूं कि कई सारे लड़के 10,000 8,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, इन्हीं की वजह से, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी एक पुरुष के लिए है। घर में यदि कोई लड़का बेरोजगार बैठा है, उसको ताने मार मार के आप परेशान कर दोगे, तू कुछ कर नहीं रहा है, तू ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वहीं लड़की बैठी होगी तो कोई कुछ नहीं कहने वाला है। आप समझ रहे हो? तो अपेक्षाएं हमने पाल रखी हैं, क्योंकि हमारा इस समाज पितृसत्तात्मक समाज है। बहुत कुछ लिखा जा सकता था इस टॉपिक में, मल्टीपल डायमेंशंस लिखी जा सकती थी। आगे चलेंगे। गणित का ज्ञान संगीत है। देखो भाई साहब, ये गणित का ज्ञान संगीत है, और ये संगीत मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। खैर, ये कठिन ऐसे था, कठिन निबंध था, है ना। जिनको गणित प्रेमी थे वो शायद इसको लिख सकते थे। गणित का ज्ञान संगीत है, ये बात सच है। आपने देखा होगा कि जो लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनको मैथ्स को सॉल्व करने में इतना मजा आता है कि वो कई बार खो जाते हैं। मैं जानता हूं, मेरे सीनियर्स कुछ ऐसे थे कि उतना मजा आता था, उनको पता चला कि वो खाना नहीं खा रहे हैं, पता चला कि उनके सामने खाना रखा है, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा खाना है, खाते हैं। इतना वो उसमें रम जाते थे मैथमेटिक्स में। बहुत सारे ऐसे लोग थे। लेकिन इस टॉपिक की स्थिति यह है, ये गंभीर टॉपिक है, इससे बचना था। हमें ये जरूर डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा टॉपिक लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है। कठिन टॉपिक को हमें नहीं चुनना है, जिस पे कंटेंट हो वो चुनना है। हमारे दिमाग में किस टॉपिक को लेकर कंटेंट है वो चुनना है। नेक्स्ट देखेंगे, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। अरे भाई, दान की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास कुछ होगा नहीं। यदि मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं दान मांगूंगा आपसे, मैं भीख मांगूंगा आपसे, यही होगा ना। लेकिन जब हमारी सरकारें हमारे लिए कुछ करेंगी, न्याय की अवधारणा को सुनिश्चित करेंगी, तो हमारी स्थिति मजबूत होगी और हमें दान की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच के देखो, यदि भारत में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी को सही तरीके से लागू किया जाए, उनको फुल फ्लेज्ड तरीके से लागू किया जाए, समाज के हर एक व्यक्ति तक उनका फायदा पहुंचा दिया जाए, सामाजिक आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, जिसके बारे में भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, यदि उनको हमने जमीनी हकीकत पर उतार दिया, तो क्या आपको लगता है कि भारत में दान की जरूरत पड़ेगी? दान वहीं चलेगा जहां पे क्या है, संसाधनों का अभाव है। दान वहीं होगा जहां पे न्याय की व्यवस्था नहीं है। ये दान पुण्य वाला काम ये किस समय का है? ये बहुत पुराना काम है। यानी ये जो पूंजीपति वर्ग या फिर मैं बोलूं सामंत वर्ग, जमींदारी व्यवस्था इत्यादि में, जहां पे एक व्यक्ति के पास असीमित धन है, दूसरे व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, वो उसके लिए दान दे रहा है। यदि उनको सशक्त कर दिया जाए, जो लोग कमजोर हैं, जिनके लिए आप दान दे रहे हो, यदि उन व्यक्तियों के साथ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कर दिया जाए तो काम हो जाएगा। इसे पॉलिटी से जोड़ सकते थे, साथ साथ में आप
सोशल जस्टिस से जोड़ सकते थे। सामाजिक न्याय की बात की गई है, एक न्याय की बात की गई, न्याय में तीनों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्याय की बात आप कर सकते थे। और यहां पे आप समाज के अलग अलग वर्गों के बारे में बात कर सकते, समाज के दिव्यांग वर्ग की बात करते, महिलाओं की बात करते, हम बात करते एससी एसटी की, हम बात करते बच्चों की, हम बात करते वैश्याओं की, हम बात करते समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी। तो ये निबंध को हम बहुत अच्छी तरीके से सजो सकते थे। बहुत सारा कंटेंट, सरकार की स्कीम्स की बात करते, सरकार की स्कीम के फेलियर की बात करते, सब कुछ यहां पे लिखा जा सकता था इस निबंध में। ठीक है, बहुत अच्छा डायमेंशन था। यदि सोशियोलॉजी जिसका भी ऑप्शनल होगा, ये इस निबंध को बहुत अच्छे से लिख सकता था। शिक्षा अब बहुत शानदार। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है यूपीएससी, वो घुमा देगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ते, और उसके बाद और चीजों को भी हम इसमें अभी बताएंगे कैसे जोड़ सकते थे। क्लास में पढ़ाया हुआ है सब कुछ मैंने आपको। यदि आप लोग चाहते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस में आपको तैयारी करना है, प्रॉपर आप चाहते हैं कि सही तरीके से आपकी तैयारी हो यूपीएससी के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पेस्ट कर दूंगा, जिसे गूगल फॉर्म की लिंक कहते हैं। उसमें अपना नाम, नंबर, कॉन्टेक्ट भर देना, वहां पे आपको सब कुछ, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, कैसे तैयारी करनी है, कब से बैच कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट, सब कुछ तैयार, सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। साथ साथ में एक और काम करना है, आपको कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको लिंक ले सकते हो। एग्जाम दृष्टि का ऐप डाउनलोड कर लेना है, एग्जाम दृष्टि का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए बात करते हैं, सवाल कितना शानदार है, देखेंगे सवाल को। शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। बहुत शानदार। शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। आज स्थिति है, आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सब लोग स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, सब कुछ किया, लेकिन हमारे पास अल्टीमेट क्या है। हो सकता है कि आपको 6 क्लास की वो एनसीईआरटी की बातें याद ना हो, लेकिन आपने उस समय पे जो समझा, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ली कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाना है, यदि पर्यावरण की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो, इतिहास के तथ्यों को समझा, आपने सोचा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, आपने वोकेशनल ट्रेनिंग ली, आपने अलग अलग चीजें आपको स्कूल में सिखाई गई, स्पोर्ट स्पिरिट सिखाई गई, आपको लीडरशिप स्पिरिट सिखाई गई, आपके लिए समाज में रहने लायक एक अच्छा व्यक्ति बनाया गया। वो शिक्षा यदि आपके पास है तो शिक्षा का महत्व है, वरना शिक्षा का मतलब क्या है, यही निबंध कर रहा है। और यही वजह है कि हमारी अलग अलग जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं, जो शिक्षा नीतियां हैं, वो इस बात पे ध्यान देती हैं कि हम व्यक्ति को एजुकेट करें। देखो, लिटरेट और एजुकेट में बहुत अंतर है। लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, आप दस्तखत करना जान रहे हो। एजुकेट का मतलब बहुत अलग है, जब चीजों को आप सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हो, जीवन के महत्व को समझ पा रहे हो, खुद के और दूसरे के, वो एजुकेशन है। किताबी जो ज्ञान है, किताबी ज्ञान के बाहर का ज्ञान आप कितना सीख पा रहे हो। स्कूल में रहते समय आप क्या जेंडर सेंसिटिव हो रहे हो कि नहीं, आप समझ रहे हैं। आपके स्कूल में लड़की पढ़ती, लड़का पढ़ता, फिर भी आप लड़कियों के लिए गलत नजर से, गलत तरीके से आप उनको समझते हो, तो आपका ज्ञान ठीक नहीं है, आपकी स्कूली शिक्षा ठीक नहीं है। सच्चाई तो यह है कि यदि आपने साथ में पढ़ा है तो आपका नजरिया लड़कियों के प्रति एक सकारात्मक होना चाहिए था। एजुकेशन की, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति आपका रवैया ठीक होना चाहिए था। यानी कि जो आपने स्कूली शिक्षा सीखी वो समाज में आपको अप्लाई करना है, और जितनी वो शिक्षा बच जाती है, यानी जो शिक्षा रह जाती है कि हम बाहर अप्लाई कर सकते हैं, समाज में अप्लाई कर सकते हैं, वही सही मायने में शिक्षा है ना। तो देखो किस तरीके से मैं आपको बताऊं कि 3 निबंध तो सीधे सीधे जुड़े हुए थे हमारे इसमें से, सोशियोलॉजी से, और उसके बाद एक और निबंध यहां पे देखें सेक्शन ए में, तो 3 नंबर वाला जो निबंध था वो भी सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ था। हम दोनों सेक्शन में देखें तो दोनों के दोनों निबंध हमारे, हम सोशियोलॉजी ऑप्शन से जोड़ के देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि अब आप किस तरीके से तैयारी करना चाह रहे हो। यदि आप चाहते हो कि सही तरीके से तैयारी करना है, आप चाहते हो कि आपको सही गाइडेंस मिले यूपीएससी के लिए, आने वाले 2024 के एग्जाम को आप अभी से तैयार हो जाएं, लग जाएं, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7011127226।
ठीक है, तो धन्यवाद। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। जय हिंद।